हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू डूइंग वेल। आज आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ कुछ अलग चीजें जो कि सिलेबस से हट के हैं। एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस, पर ये आपकी एक्सरसाइज है जो कि आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज मी शिप्रा तिवारी। आज आपको पढ़ाने वाली हूँ एनसीईआरटी का सोल्यूशन। तो स्टे ट्यून्ड। आज आपको पढ़ना है कि एनसीईआरटी पेज नंबर 95 में जो जो सोल्यूशन दिए हैं उनके आंसर्स क्या, जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर क्या हैं, ये सारी चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन पेज नंबर 95 में दिया हुआ है वो है आपका Why is the diffusion insufficient to make। अच्छा, सब लोग जिनको क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं एक चीज नोटिफाई कर दूं कि ये पूरा आप अपने स्कूल एग्जामिनेशन में एज इट इज लिख सकते हैं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल आप एज इट इज लिख सकते हैं। आप चाहें तो ऐसा छोटा मोटा डायग्राम भी बना सकते हैं अगर आपका मन है तो, ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है। ठीक है, चलिए सो लेट्स स्टार्ट। आज आपको पढ़ना क्या है। पहला क्वेश्चन जो है वो है कि व्हाट इज व्हाई डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जिस तरीके से ह्यूमन में न्यूट्रिएंट सर्कुलेशन से ट्रांसपोर्ट होते हैं, ब्लड से ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो सिर्फ डिफ्यूजन, ठीक है, विदाउट ब्लड क्या हम न्यूट्रिएंट्स को डिफ्यूजन के माध्यम से, डिफ्यूजन के हेल्प से ट्रांसफर कर सकते हैं? एक्चुअली इसका आंसर है नहीं। ठीक है, तो क्या ऐसा होता है कि डिफ्यूजन के हेल्प से ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो ऑक्सीजन नहीं ले पाते सिर्फ डिफ्यूजन से? क्यों? उनको प्रॉपर एक सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत होती है। वो इस क्वेश्चन के आंसर में आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए देखें। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक्चुअली यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से डिफ्यूजन प्रोसेस से क्यों ले लेते हैं? क्योंकि पहली बात तो इनका साइज जो होता है वो बहुत छोटा होता है। डन, हमारा साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए हम डायरेक्टली एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेकर पूरे बॉडी पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल्स आर डायरेक्ट कांटेक्ट विद द आउटसाइड सो द डिफ्यूजन फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो पहला पॉइंट ये है कि उनका साइज छोटा होता है। दूसरा ये है कि उनका जो सेल सरफेस होता है वो डायरेक्टली बॉडी जो है उनकी कांटेक्ट में होती है एयर की, तो वो डायरेक्टली ऑक्सीजन को ले सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ सकते हैं। पर हमारे लंग्स, हमारे बॉडी पार्ट डायरेक्टली एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं है। पहले एयर जो है नेजल पैसे नाक से जाएगी, लंग्स में जाएगी, फिर ब्लड में आएगी, ये सारी चीजें। तो इनकी जो बॉडी सरफेस होती है वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होती है और इनका साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए ये आसानी से एनवायरनमेंट से डायरेक्टली ऑक्सीजन को ले सकते हैं। और छोटा साइज होने की वजह से थोड़ी बहुत ऑक्सीजन होती है, जिसकी वजह से उनका पूरे बॉडी का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है। मतलब इनको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं है, साइज भी छोटा है और सेल सरफेस से डायरेक्टली ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में से ले सकते हैं। अनलाइक ह्यूमन बीइंग के बारे में अगर हम बात करें, ह्यूमन बीइंग का पहली बात तो साइज बहुत बड़ा है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग का साइज बहुत बड़ा है। n नंबर ऑफ सेल्स है, n नंबर ऑफ सेल्स को पर्टिकुलरली हर समय पर ऑक्सीजन डिलीवरी चाहिए। अब अगर हर समय पर ऑक्सीजन डिलीवरी चाहिए तो इतना एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन आप डायरेक्टली नहीं ले सकते। आप ऑक्सीजन लेंगे, ब्लड में ट्रांसफर करेंगे और फिर पूरे बॉडी पार्ट में सर्कुलेट करेंगे। सो एज वी नो दैट द डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट, इट इज वेरी स्लो। ठीक है, इतना कंटिन्यूअसली हमारे सेल को ऑक्सीजन चाहिए रहता है। डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस। ठीक है, तो slow, so in by this process we are unable to cover the distance in between the gas exchange surface and the site where the oxygen is required। Actually अगर आप सोचें कि हम डायरेक्टली, समझो बात को, अगर हम सोचें कि हमारे इन उंगलियों पर क्या आ जाए, इन उंगलियों की सेल्स पे ऑक्सीजन आ जाए, तो हम क्या करेंगे? इनहेल करेंगे और हम सोचेंगे जल्दी से इन उंगलियों को ऑक्सीजन मिल जाए। पर क्या होगा कि इनहेल करेंगे आप तो एनवायरनमेंट, नाक और हाथ के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस से आप रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाएंगे। इतनी दूरी होने की वजह से वी नीड अ प्रॉपर चैनल, वी नीड अ प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इनके पास डिस्टेंस बहुत कम है, तुरंत लिए, तुरंत सेल को डिलीवर कर दिया। हमारे पास अगर उंगलियों की सेल को ऑक्सीजन चाहिए तो बहुत समय लग जाएगा ऐसे डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट करने में। तो हम क्या करेंगे? वी नीड अ मीडियम, ब्लड में मिक्स करेंगे और ब्लड से फटाफट ट्रांसपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? Therefore diffusion cannot meet their oxygen requirement. This necessitates the proper gas transport system.
ठीक है, जिसकी वजह से वी नीड अ प्रॉपर गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम। डन, समझ में आया इस क्वेश्चन का आंसर कि जो छोटे ऑर्गेनिज्म, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका साइज क्या होता है बेटा? पहली बात छोटा। They are directly contact with the environment, so they directly take the oxygen from the environment and deliver to the cell. But if we are talk about the human beings, the body is so much huge, बहुत बड़ी होती है और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, आपको कंटिन्यूसली ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हर सेल को बनी हुई है। तो हम जब सांस लेंगे और वहां से लेकर उंगलियों तक की सेल्स में आने में बहुत समय लग जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि हम तुरंत ब्लड में मिक्स करेंगे और ब्लड से दड़ादड़ सर्कुलेट करते जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए डिस्टेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से डिफ्यूजन कभी भी आपके बॉडी का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकता। हमें एक प्रॉपर चैनल चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए जिसके माध्यम से हम बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवा सके। तो आपको ये समझ में आया कि हमें क्यों जरूरत है? क्योंकि एट द प्रोसेस जहां से आप एक्सचेंज कर रहे हैं और जहां आपको पहुंचाना है, उनके बीच में दूरी बहुत ज्यादा है। अगर सिर्फ आप डिफ्यूजन से गैस को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा और हो सकता है कि ये पार्ट डेड हो जाए। सो दैट इज वाई वी नीड अ प्रॉपर चैनल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एक्सचेंज सरफेस टू द डिलीवरी सरफेस। इनके लिए प्रॉपर चैनल की जरूरत नहीं है। डन, इतनी बात आपको समझ में आई? यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो आपको समझ में आएगी व्हाई इज द डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मेक द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, साइज बड़ा है, समय ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है आपका डिलीवरी सरफेस से एक्सचेंज सरफेस के बीच में, तो समय ज्यादा लगेगा और हो सकता है कि वो पार्ट डेड हो जाए। सो नीड ए प्रॉपर चैनल। तो ये हुआ अमीबा डायरेक्ट चेंज कर रहा है। पर ह्यूमन बीइंग में देखिए कि लंग्स तक आने में एक तो समय लगा, फिर लंग्स से आप कहाँ लाए? ब्लड में लाए, फिर ब्लड से ले गए हार्ट में, हार्ट ने पंप किया और पूरे बॉडी में तुरंत उसको डिलीवरी किया। और अगर आप सोचते हैं कि सांस ले लिए और धीरे 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 डिफ्यूज होकर पूरे बॉडी पार्ट में जाएगा तो बहुत समय लग जाएगा और आप मर भी सकते हैं। ठीक है, सो आपको समझ में आया कि मल्टी सेलुलर को क्यों जरूरत है एक प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग हमें ये डिसाइड करना है। तो आपने आई होप कि इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, इसी को आपको एज इट इज लिख देना है आपके स्कूल एग्जामिनेशन में जाके। नाउ व्हाट इज द क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर द समथिंग इज अलाइव और नॉट? ठीक है, हमें क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जिससे हमको ये पता चले कि सामने वाला जिंदा है या मर गया? ठीक है, सो मेनी रीजन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? सो मेनी रीजन जो कि हमको ये बताते हैं कि कोई जिंदा है या नहीं। पहला होना चाहिए चलता फिरता रहे तो पता है कि जिंदा है, खाना खाता रहे तो पता है जिंदा है, सांस लेता रहे तो पता है जिंदा है, कंटिन्यूसली रेस्पिरेशन होता रहे, उसे एनर्जी मिलती रहे तो जिंदा है, उनके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता रहे, उनका हार्ट बीट होता रहे तो हम ये जानेंगे कि वो जिंदा है, रिप्रोडक्शन बच्चे पैदा करते रहे तो जिंदा, ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन कोई करेगा तो वो जिंदा ही है। ठीक है, उसका दिमाग काम कर रहा है, उसको पता है कि उसको क्या बोलना, कॉन्शियस है वो अपने वर्ड्स और अपने एक्शन के प्रति, तो वो जिंदा है। और अगर वो मर गया तो इसका मतलब ये है कि अभी तक वो जिंदा था, अब वो मर गया। ठीक है, तो डेथ भी आपका, डेथ के पहले का जो समय होता है वो भी आपको ये बताता है कि अभी ये जिंदा थे, अब मर गए। ठीक है, नाउ हाउएवर लिविंग बीइंग आल्सो शो द ग्रोथ एंड मूवमेंट। ठीक है, कंटिन्यूसली हाइट बढ़ रही है, आप चल फिर रहे हैं तो भी आप जिंदा हैं। ठीक है, so many life processes which we have studied in the previous chapters like nutrition, respiration, excretion, circulation, nervous system, everything, ये सारे life process अगर आपकी बॉडी में चल रहे हैं तो आप जिंदा हैं। That is it, आप as it is लिखिएगा। So many reasons of the life process which used to decide whether the something is alive or not. For example, locomotion, nutrition, breathing, respiration, circulation, reproduction, consciousness, death, growth and movement, everything जो कि आपकी बॉडी में जो भी चैप्टर आपने लाइफ प्रोसेस में पढ़े हैं ना, सब चैप्टर को लिख देना, उनकी क्या प्रोसेस, एक्सक्रीशन पढ़ा, सर्कुलेशन पढ़ा, न्यूट्रिशन पढ़ा, रिप्रोडक्शन पढ़ा, सब लिख डालना। वही चीजें बताती हैं कि आप जिंदा हैं या नहीं। ठीक है, जैसे कि देखिए, ध्यान से देखेंगे सब लोग, देखिए तो ये आदमी खा रहा है मतलब ये जिंदा है, ये आदमी दौड़ रहा है मतलब जिंदा है, ये जो है ये जो महिला है ये इसके बच्चे पैदा हो गए मतलब ये जिंदा है। तो आपको समझ में आए कि दीज आर द क्राइटेरिया जो हमें ये बताते हैं कि कोई चीज जिंदा, कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा है या नहीं। डन, नाउ नेक्स्ट थिंग, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कौन कौन से ऐसे रॉ मटेरियल हैं जो हम बाहर से यूज करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए। ठीक है, देखिए
All the organisms depend on the environment for their need to sustain and maintenance for their life. हर ऑर्गेनिज्म बाहर एनवायरनमेंट पे ही डिपेंड है अपनी लाइफ को चलाने के लिए. आप एज इट इज लिखेंगे, आप अपने स्कूल में ये आंसर बिल्कुल एज इट इज लिख देंगे जाके. डन, मैंने आपको समझा दिया है, आप अपने से भी लिख सकते हैं. The raw material required by any organism varies with the complexity of organism and its environment. ठीक है, जो चीज आप यूज कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि आप किस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द अमीबा, उनकी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है. पर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बीइंग, आपको दाल चावल रोटी सब्जी पिज्जा बर्गर डोसा इडली सब चाहिए. ठीक है. Plants and animals are slightly differ in their raw material intake of the survival. ठीक है, प्लांट और एनिमल दोनों अलग अलग होते हैं. प्लांट की रिक्वायरमेंट सनलाइट है और हमारी रिक्वायरमेंट दाल चावल सब्जी है जो कि प्लांट से प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो रॉ मटेरियल जो होता है वो डिफरेंट हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कितना कॉम्प्लेक्स है और उसको चाहिए क्या. As for the plant, they take the carbon dioxide, water and sunlight. ठीक है, तो रॉ मटेरियल प्लांट का क्या हो गया, CO2, वाटर एंड सनलाइट. ठीक है, तो इसकी वजह से ये अपना खाना बनाते हैं. तो इनका रॉ मटेरियल क्या हो गया, CO2. ठीक है, प्लांट का मटेरियल क्या हो गया, CO2 हो गया, H2 हो गया और सनलाइट हो गई. डन. तो ये हो गया प्लांट का रॉ मटेरियल, जो कि मैं आपको 500 बार बता चुकी हूं, द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. और क्या हो गया, क्लोरोफिल भी उसका एक रॉ मटेरियल है जो उसके पास खुद ब खुद होता है. ठीक है. नाउ अगर मैं बात करूं कि ध्यान समझिए, जो ऑर्गेनिज्म बाहर से लेते हैं, जैसे हम क्या खाते हैं बाहर से, फूड. क्यों खाते हैं, ताकि एनर्जी मिले. डन. हम बाहर से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन. तो हमारा बाहर से लेने का क्या हो गया, पहला फूड हो गया, दूसरा ऑक्सीजन लेगा हो गया. फूड से आपको क्या मिलती है, एनर्जी. ठीक है, ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन फूड को ब्रेक डाउन करता है. और हमको वाटर चाहिए. अब वाटर क्यों चाहिए, वाटर डिहाइड्रेशन से बचाता है, वाटर टॉक्सिन को बाहर निकालता है, वाटर से कोई भी चीज सॉल्युबल हो जाती है, वाटर आपकी बॉडी में हाइड्रेट करता है, वाटर से आपको स्वेट आता है. तो वाटर के सो मेनी रीजंस विच जो कि आपको पता है. इसलिए हमारा रॉ मटेरियल जो हम बाहर से लेते हैं वो क्या है, फूड हो गया, ऑक्सीजन हो गया और वाटर हो गया. यही प्लांट का जो वो लेता है वो क्या हो गया, प्लांट का मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया और सनलाइट हो गया. तो प्लांट और एनिमल दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती हैं. तो इसलिए हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती हैं. जैसे कि फूड हो गया, प्लांट का सनलाइट हो गया, हमारी एयर भी हो गई, हमारा वाटर भी हो गया. टेम्परेचर भी रिक्वायरमेंट है. अगर बाहर का टेम्परेचर गिरेगा तो हम बीमार पड़ेंगे, तो परफेक्ट टेम्परेचर की भी रिक्वायरमेंट हमको बाहर से होती है. सो दीज आर द बेसिक नीड जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए होनी चाहिए. आपको एज इट इज ये आंसर लिख देना है आपके स्कूल एग्जामिनेशन में. नाउ लास्ट क्वेश्चन जो है पेज नंबर 95 या पहला जो बंच ऑफ क्वेश्चन है उसमें ये है कि व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द लाइफ. ठीक है, अब तुमने लाइफ प्रोसेस में कौन कौन से चैप्टर पढ़े, पहला न्यूट्रिशन पढ़ा, दूसरा रेस्पिरेशन पढ़ा, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा और चौथा एक्सक्रीशन पढ़ा. लाइफ प्रोसेस में यही 4 चैप्टर आपने पढ़े हैं जो कि आपने भर भर की डिटेल से पढ़ा है पूरा अच्छे से. अब बेटा ऐसा है कि अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, 5 मार्क्स में आता है, तब तो तुमको पूरा ऐसे ही लिख देना है. ठीक है, बिल्कुल जैसा मैंने लिखा है. ओके, पर अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो सिर्फ आपको प्रोसेस के नाम लिख देना लेना है, मतलब न्यूट्रिशन कॉमा रेस्पिरेशन कॉमा ट्रांसपोर्टेशन कॉमा एक्सक्रीशन. डन. आई बात समझ में. पर अगर 5 नंबर में आता है तो यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज द न्यूट्रिशन. ठीक है, कि कंटिन्यूसली बॉडी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन जरूरी होता है. इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और एनर्जी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी होती है. किसके, बॉडी के. रेस्पिरेशन बहुत जरूरी है. इसका मतलब ये कि जो भी न्यूट्रिएंट आप लेते हैं उसको ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी निकालनी है. इट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. एनर्जी निकल गई तो वी नीड अ प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब ब्लड चाहिए ताकि एनर्जी पूरे बॉडी में डिलीवर हो सके. और जो कुछ भी वेस्ट बचा उसे आपकी बॉडी से बाहर निकलना जरूरी है. ठीक है, ताकि बॉडी में कोई पॉइजनिंग ना हो. तो अगर ये 5 मार्क्स में आता है तो बिल्कुल आप एज इट इज लिख देंगे. इतना सारा आपको न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाया है वो भी लिख सकते हैं. तो आप थोड़ा रेस्पिरेशन के बारे में, थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, थोड़ा एक्सक्रीशन के बारे में. डन. आई बात समझ में. सो दीज आर द प्रोसेस विच आर वेरी मच एसेंशियल फॉर द मेंटेनिंग ऑफ लाइफ. अगर ये प्रोसेस एक भी गड़बड़ हुआ, जो कि मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुकी हूं जब मैंने लाइफ प्रोसेस का पहला लेक्चर लिया था, तो पूरे प्रोसेस एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है और पूरी जो है आपकी बॉडी मशीनरी हिल जाएगी. तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया. ठीक है, कि छोटे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके में ऑक्सीजन फुलफिलमेंट डिफ्यूजन से कैसे हो जाता है और बड़े ऑर्गेनिज्म में क्यों नहीं होता.
बड़े ऑर्गेनिज्म को क्यों एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है, डन। दूसरा आपको समझ में आया कि कोई भी कौन सी प्रोसेस है जो आपको बताती है कि अब जिंदा है। तीसरा आपको मैंने सिखाया, ठीक है, तीसरा मैंने आपको क्या सिखाया, तीसरा मैंने आपको सिखाया कि कौन कौन से ऐसे रॉ मटेरियल हैं जो कि आपको बाहर से मिलते हैं और बहुत ज्यादा जरूरी हैं लाइफ को चलाने के लिए, जो कि प्लांट और एनिमल में अलग अलग होते हैं, और कौन सी लाइफ प्रोसेसेस ऐसी हैं जो कि लाइफ को चलाने के लिए बहुत जरूरी हैं। सो दीज आर द वेरी सिंपल क्वेश्चंस। इनके आंसर बहुत ही सिंपल थे, इनको आप खुद से भी लिख सकते थे, बट देयर अ सीरीज और देयर इज अ प्रोसेस जिसको आप प्रॉपरली चैनल को फॉलो करेंगे तभी आप आखिरी नेक्स्ट क्वेश्चन में जा सकते हैं। अगर इनको छोड़ देंगे तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए मैंने इन चारों को बताया। सो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और भी एनसीईआरटी के सॉल्यूशन बताऊंगी, पूरा आंसर एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप अपने से खुद से भी आंसर लिख सके, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पहले ये बता दिया ताकि हम एक प्रॉपर चैनल में चल सके। सो आई होप यू लर्न दिस वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एनसीईआरटी सॉल्यूशन है तो इंपॉर्टेंट तो होगा ही। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और चीजों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।